हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी तक कई क्लासों में हम लोग मिलाकर कितना पढ़े हैं। हम लोगों ने देखा कि आय क्या होता है। आय एक प्रकार का प्रयत्न है जो हम चाहे शारीरिक प्रयास करें चाहे मानसिक प्रयास करें, उसको करने के बाद हमको प्राप्त होता है। और जिससे जो आय हमको मिलती है, जो इनकम हमको प्राप्त होती है, उससे हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसके लिए जब हम उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें संतुष्टि अनुभव होता है। आय से हमको क्या होता है कि संतुष्टि, हम मानसिक संतुष्टि हम लोगों को मिलती है जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं, अपनी नीड को, तो हमें क्या होता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है। हम लोगों ने देखा था कि इससे क्या होता है, आय क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रयास है। और ये प्रयास जो है, ये प्रयत्न जो है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शारीरिक प्रयत्न है, एक मानसिक प्रयत्न है। कैसे? और अगर अब पूछ लिया जाए कि मानसिक प्रयास करने वालों को क्या मजदूरी मिलती है? नहीं, मानसिक प्रयास करने वालों को क्या मिलता है? वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। और जो शारीरिक प्रयास करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो शारीरिक प्रयास करते हैं अपनी आय के लिए, उनको क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। क्योंकि अभी आप किसी मजदूर से पूछेंगे कि आप ये नहीं पूछेंगे मजदूर से कि आपकी सैलरी कितनी है, ये नहीं पूछेंगे, ये थोड़ी ना पूछा जाता है। लेकिन किसी टीचर से पूछिए, उन लोगों से पूछेंगे तो आप पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है। तो यही अंतर होता है। और हम लोगों ने देखा कि ये आय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक उपार्जित आय होता है, एक अनुपार्जित आय होता है। उपार्जित आय क्या होता है कि ऐसा आय जहाँ हम प्रयास करते हैं, ऐसा आय जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित आय कहते हैं। और ऐसा आय जहाँ बिना प्रयास किए हमको मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय क्या होती है? जैसे माता पिता की संपत्ति हुई। माता पिता की संपत्ति के लिए कोई प्रयास करता है? नहीं। जो माँ बाप की संपत्ति होती है वो पुत्र की होगी ही। तो माता पिता की संपत्ति हुई, किसी को उपहार मिल गया, उपहार मिलने के लिए कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं। तो ये क्या है? ये अनुपार्जित आय है। तो हमने क्या बताया, आय जो है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक उपार्जित, एक अनुपार्जित। जहाँ आपने प्रयत्न किया, चाहे वो शारीरिक श्रम किया, चाहे वो मानसिक श्रम किया, तो वो क्या हुआ? उपार्जित आय हुआ। और अनुपार्जित क्या हुआ? जहाँ आपने कोई श्रम नहीं किया, वो क्या हो गया? अनुपार्जित आय हुआ। तो आय को हम लोगों ने पढ़ा था कि आय के ये क्या थे? प्रकार थे। और हमने क्या देखा कि आय के 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे? एक मौद्रिक आय थी, एक वास्तविक आय थी, और तीसरी जो थी वो मानसिक आय थी। फिर हम लोगों ने देखा कि वास्तविक आय जो है वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक प्रत्यक्ष थी, एक अप्रत्यक्ष थी। और इस तरीके से हम लोग आय के स्रोत के बारे में हम लोगों ने जाना कि आय के स्रोत कई होते हैं, कि जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, रॉयल्टी हो गई, ब्याज, किराया, ये सब क्या है? उपहार, ये सब क्या है? ये सब आय के स्रोत हैं। क्योंकि आय के आने के स्रोत कई होते हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, उपहार मिलना, ये सब क्या है? आय के स्रोत हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा, फिर कार्य सरलीकरण के बारे में पढ़ा। जब हम लोगों ने आय पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्यय के बारे में। व्यय क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि व्यय क्या है। व्यय जो है होता है वो 2 प्रकार का होता है। पारिवारिक व्यय कौन कौन सा? एक उपभोग व्यय होता है और दूसरा क्या होता है? बचत होता है। उपभोग व्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित व्यय होता है, एक अर्धनिश्चित व्यय होता है, एक अन्य होता है। निश्चित व्यय जिसके लिए कोई मतलब जो एकदम निश्चित होता है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव, मतलब उसमें ज़रा सा भी लचीलापन नहीं होता है, जो आपको इसके लिए ये निश्चित है कि इतना पैसा आपको लगाना ही है, वो क्या हो गया? निश्चित व्यय हो गया। कैसे? कि जैसे आपको दवा लेनी है, तो ये जब आप दवा लेंगे तो उसके लिए क्या, अगर डॉक्टर आपको दवा लिख दिए हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं, ये दवा ना ले, इससे सस्ती वाली दवा ले लें? उसमें नहीं आप अंतर कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये निश्चित व्यय है। और अर्धनिश्चित व्यय, ये जो होता है, ये व्यय जो होता है, ये लचीलापन होता है। कैसे? क्योंकि अर्धनिश्चित व्यय में क्या होता है कि जैसे आपके पास इस बार अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप चाहेंगे तो आप महंगे कपड़े के बजाय आप सस्ते कपड़े ले सकते हैं। और कहीं आप पार्टी फंक्शन में जाने के बजाय आप उसको चाहें तो नहीं जा सकते हैं। आप किसी को उपहार दे रहे हैं, उसके बजाय आप उसको कम में दे सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को जहाँ थोड़ा कम में भी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्धनिश्चित आय। अन्य आय जो होता है, जैसे हमको कहीं, ये अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ये क्या है? ये अन्य
आए, देशाटन हो गया कि अगर हम चाहें तो वहाँ जाएं, अगर मेरी इच्छा है घूमने के लिए, मेरी आय है उतना हम घूम सकते हैं बचत करने के बाद, क्योंकि बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। बचत करने के बाद तो हम चाहें तो हम जा सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अन्य आय के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यय की विधियाँ कौन कौन सी हैं। कौन सी हैं? एक आर्थिक योजना विधि है, दूसरा है सामान्य वेतन विधि, तीसरा बराबर विधि, चौथा है अनुमोदित विधि या उचित मांग विधि, और पांचवा है 50-50 विधि, मतलब पांचवा है हस्तमुक्त विधि। पहला क्या है? आर्थिक योजना विधि, समान वेतन विधि, और तीसरा क्या है? तीसरा है बराबर विधि, जिसको कहते हैं 50-50 मेथड। चौथा है कि अनुमोदित विधि, जिसको कहते हैं उचित मांग विधि, और पांचवा जो है वो उसको कहते हैं हस्तमुक्त विधि। ये 5 विधियों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में, आप लोग अगर इसको जानना चाहते हैं तो पिछली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में बताए हैं और बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी किया है, आप उसको देख सकते हैं। और हम संडे को इसके पहले हम लोग करा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट कराए हैं। जितना हमने पढ़ाया है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है, कुछ परिभाषाएं नहीं हैं, आप लोग उसको आप पिछली क्लास में जाके जो संडे को प्रैक्टिस सेट कराया है उसको आप लोग देखिए। उससे क्या है कि कुछ नई परिभाषाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि परिभाषाएं जब पूछती हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो हो सकता है कौन सी परिभाषा एग्ज़ाम में आ जाए और आपको वो याद रहे। तो इसीलिए आप लोग साथ में प्रैक्टिस सेट करते हुए चलिए। हम लोगों ने इतने के बारे में देखा कि आय क्या है, व्यय क्या है। जब आय हो गई, हमने कमाया, फिर उसके बाद हमने अपने आवश्यकताओं के लिए खर्च किया, व्यय हो गया। अब बचत करना बहुत ज़रूरी है। बचत के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि बचत क्या होता है और पारिवारिक बचत जो होता है उसका महत्व क्या है। तो बचत के बारे में भी हम लोगों ने जाना, और बचत के कई साधन हैं, कई स्रोत हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि बचत के साधन के बैंक है, और बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं। कौन सा आरडी है, एफडी है, फिर करेंट अकाउंट है, मतलब चालू खाता है, कई खाते खोले जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इतना हो गया। फिर चेक के प्रकार होते हैं कि वाहक चेक क्या होता है, वाहक चेक को बैरियर चेक बोलते हैं। तो क्या है, हम लोग आज देखेंगे कि जीवन बीमा के बारे में हम लोग जानेंगे कि जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा, तो जीवन बीमा के बारे में ये देखते हैं कि अगर हम जैसे कोई पैसे जमा कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि 10 साल के लिए एक हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं, तो 10 साल के लिए जो आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर आपको वो 12 साल बाद आपको पैसे मिलने हैं, तो 2 साल बीच में आप क्या करेंगे, नहीं जमा करेंगे। 10 साल क्या करेंगे, कितना जमा करेंगे, 1,000 रुपये जमा करेंगे, और 2 साल बीच में आपको पैसे नहीं जमा करने हैं। तो जब 12 साल बाद आप पैसे को निकालेंगे तो वो ब्याज को जोड़कर आपको सब कुछ जोड़कर जो भी आपको मिलना होगा, चाहे वो आपने 1,000 रुपये 10 साल के लिए जमा किया, जैसे 1 लाख रुपए हो गया, तो जो भी आपको जोड़ कर मिलना होगा 12 लाख, 15 लाख या 15-16 लाख, 20 लाख, जो भी आपको मिलना होगा, जितना रहेगा तो वो मिलेगा। तो ये क्या होता है कि ये इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं जीवन बीमा करने के। आपके पास कुछ इनकम है, आप 10,000, 5,000 जो भी आप मंथली है, आप 500 रुपये महीने जमा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप कल को बुढ़ापे में, इससे क्या होता है कि आपके पास एक मोटी रकम तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप बुढ़ापे में आसानी से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आप कोई इलाज करवाना हुआ या कोई और सी परिस्थितियां हुई, उन सब से निपटने के लिए जीवन बीमा कराया जाता है। और क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जैसे आपकी घर में शादी हो गई और कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं हो गई, उन सब के लिए ये इन सब चीज़ों से जो पैसे हम इकट्ठा करके रखते हैं, इन सब से फ़ायदे होते हैं। और क्या होता है कि जीवन बीमा जो होता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत संस्था है। ये क्या है, जीवन बीमा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत संस्था। तो जीवन बीमा क्या है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत संस्था है, और राष्ट्रीयकृत 19 जनवरी 1956 में हुआ। कब हुआ, 19 जनवरी 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जनवरी 1956 में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे जीवन बीमा के प्रकार। जीवन बीमा के प्रकार कितने हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो जीवन बीमा के प्रकार क्या होता है कि एक पहला क्या है, आजीवन बीमा, जीवन बीमा योजना क्या है। जीवन बीमा योजना क्या है कि इसमें जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे हम अपनी जो है एक एक किस्त जो है वो भरेंगे। जैसे आज कुछ 5,000 रुपये जब तक जीवन है तो तब तक ये भरा जाएगा, जब तक हमने ये आजीवन बीमा योजना के लिए लिया है, जब तक हम जिएंगे तब तक इतना पैसे भरेंगे। और जब मेरी मृत्यु के बाद या जो व्यक्ति भर रहा है, ये जो किस्त भर रहा है कि जब तक आजीवन बीमा योजना में कि जब तक उसका जीवन है तब तक वो एक एक किस्त भरता जाएगा, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वो भरेगा। और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को या जो नॉमिनल होंगे उसको दे दिया जाएगा, जो भी उसकी रकम होगी उसको दे दिया जाएगा। यही क्या है, या उसके परिवार को दे दिया जाएगा। यही क्या है, आजीवन बीमा योजना है। उसके बाद अर्थात इसमें व्यक्ति पैसा भरता है और उसके मरने के बाद क्या होता है कि इसमें व्यक्ति पैसा मतलब आजीवन, मतलब इसमें व्यक्ति पैसा मतलब आजीवन भरता है जब तक वो जिएगा। इसमें व्यक्ति पैसा जब तक जीता है तब तक भरता है। कब तक भरता है? जब तक जीता है तब तक भरता है। और उसकी मृत्यु के बाद वो उसके परिवार को जो भी मतलब बैंक में तैयार हुआ है, जो भी जितनी रकम तैयार हुई है, जो भी जितने पैसे हुए हैं वो निकाल कर दे दिया जाएगा। ये क्या हो गया, आजीवन बीमा योजना हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना। क्या है? सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना क्या है? पहला था आजीवन बीमा योजना, दूसरा है सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना। तो इसमें क्या है, सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना, इसमें भी व्यक्ति क्या करता है कि एक निश्चित अवधि तक, इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक निश्चित अवधि तक पैसे जमा करता है। एक निश्चित अवधि तक पैसे जमा करता है। उसके बाद जो उसका गोल्डन टाइम, जो गोल्डन पीरियड होता है, जैसे 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, उतनी साल उसको ना पैसे नहीं जमा करने हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो पैसे 2 या 4 साल बाद जो भी गोल्डन पीरियड होगा उतने साल वो पैसे नहीं जमा करेगा। उसके बाद जो जितने पैसे जमा हुए हैं और भी जो ब्याज के साथ वो निकाल कर पैसे किसको दे दिए जाएंगे, उसके उत्तराधिकारी को दे दिए जाएंगे। उसका भुगतान उसके उत्तराधिकारी का हो जाएगा। जैसे कि क्या है कि हम जैसे 1,000 रुपये क्या है, एक निश्चित अवधि तक 10 साल तक जमा करना है। 1,000 रुपये कब तक जमा करना है? 10 साल तक। कब तक? 10 साल तक जमा करना है। ठीक, तो यानी कितना हो गया, ये 1,000 रुपये 10 साल तक जमा करना है, तो ये 10,000 हो गया। तो क्या है, 1,000 रुपये हम लोगों को क्या है 10 साल तक जमा किया और वो कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 साल उसको नहीं जमा करना है। 2 साल 4 साल जो भी गोल्डन उसका पीरियड होगा उतने साल वो नहीं जमा करेगा। उसके बाद वो जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो उसके उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जाएगा। चाहे वो 12 साल बाद, आप समझ लीजिए कि 12 साल बाद उसके उत्तराधिकारी को 10,000 है तो यह 15,000 20,000 जो भी है उतना दे दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना। और हम लोग देखेंगे अब कि बंदोबस्ती बीमा योजना। क्या देखेंगे कि फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बंदोबस्ती बीमा योजना। बंदोबस्ती बीमा योजना। बंदोबस्ती बीमा योजना क्या होता है कि इसमें जैसे एक निश्चित अवधि तक पैसा जमा किया जाता है और अवधि पूरा होने पर पैसा उसको जो भी है उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, दोहरा लाभ। इसे क्या कहते हैं, इसमें दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ होता है। कैसे होता है कि जैसे हमको क्या करना है कि 10 साल तक हमको पैसे जमा करने, कितने 20 साल तक हमको पैसे जमा करने हैं। 20 साल तक क्या करने हैं, पैसे जमा करने हैं। कितने हम जमा कर रहे हैं, 1,000 रुपये हम हर बार जमा कर रहे हैं पर मंथ। और हम कितने, जब हम 10 साल में ही
10 साल में ही मान लीजिए कि हम 20 साल तक हमको 1,000 रुपये जमा करने हैं और 10 ही साल हम इसको भर पाए, 10 साल हम इसको भर पाए और मेरी मृत्यु हो गई, ठीक। तो 20 साल तक पैसे कितने जमा करने हैं, 1,000, और हम 10 ही साल उसको भर पाए और मेरी मृत्यु हो गई, तो इसका भुगतान जो है उसके उत्तराधिकारी या परिवार जो भी नॉमिनल होंगे उसको दे दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा। कितना, वो 10 जो कितना हमको 20,000 मिलना था अगर, तो 20,000 10,000 और जोड़ कर उसको दे दिया जाएगा। तो इसमें लाभ हुआ कि हमने पैसे नहीं भरे, लेकिन अगर मृत्यु के बाद भी वो उसको दे दिया जाएगा। ये क्या हुआ, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा इसमें कि अगर हमको 20 साल 1,000 रुपये जमा करना है और हम इसको जमा कर चुके, 20 साल भी जमा किए, तो हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो ये क्या है, बंदोबस्ती बीमा योजना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि संयुक्त बंदोबस्ती क्या है। संयुक्त बंदोबस्ती ये क्या है कि संयुक्त बंदोबस्ती जैसा कि इसमें क्या है, ये संयुक्त है, मतलब ये जो है इसको 2 लोग मिलकर, इस पॉलिसी को 2 लोग मिलकर इसमें भरते हैं, पैसे 2 लोग मिलकर इसमें जमा करते हैं। इस पॉलिसी में 2 लोग मिलकर इसको पैसे जमा करते हैं, इसके मालिक 2 लोग होते हैं। क्या होता है कि अगर जैसे 20 लाख की पॉलिसी है, तो अगर 20 लाख की पॉलिसी है और हम लोग इसको 10 साल इसको भरने हैं, हर साल 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए भरने हैं। 20 साल की और 10 साल की पॉलिसी है और 20 लाख रुपए 10 साल की है और 20 लाख रुपए हमको भरने हैं। क्या करेंगे, हम जब उसको भरते रहेंगे और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों को 10-10 लाख रुपए बराबर मिल जाएंगे। दोनों को 10-10 लाख रुपए जो इसको शुरू किया है, जो इसके 2 मालिक होंगे उनको मिल जाएंगे। अगर दोनों में से किसी की एक, मान लीजिए किसी एक की मृत्यु हो गई, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, तो जितने पैसे हैं 20 लाख रुपए हैं, वो क्या होगा, उस एक उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, संयुक्त बंदोबस्ती। संयुक्त बंदोबस्ती क्या है, इसके बारे में फिर से देखिए कि इसके 2 लोग मालिक होते हैं। ये जो है इस बीमा को करने के लिए 2 व्यक्ति मिलकर इस बीमा को करवाते हैं। एक व्यक्ति के मरने के बाद दूसरे को पैसा इसमें मिल जाता है। एक व्यक्ति के मरने के बाद दूसरे को पैसा मिल जाता है। जैसे अगर हम 20 लाख की, इसके मालिक 2 होते हैं। ये 20 लाख की हम लोगों ने पॉलिसी जैसे करवाई है और 2 व्यक्ति हैं और 10 साल के लिए है। मान लीजिए अगर हम लोगों ने 10 साल के लिए जमा किया तो ठीक है, 20 लाख रुपये हो गए, दोनों को बराबर मिल जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो वो पैसे जो होते हैं वो उसके एक मालिक को, ये जो एक है उसको दे दिया जाएगा। ये क्या है कि संयुक्त बंदोबस्ती। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विशेष बंदोबस्ती। दूसरा क्या है, विशेष बंदोबस्ती। ये ऐसे परिवारों के लिए है विशेष बंदोबस्ती। ये ऐसे परिवारों के लिए है जिस परिवारों में व्यक्ति की आय निश्चित नहीं है, कि वो व्यक्ति से, इसके पहले हम लोगों ने बताया था कि जिसमें व्यक्ति की आय निश्चित नहीं होती है और अगर इस बार पैसे आ गए तो आ गए, जैसे माली का हो गया, किसान का हो गया और कोई मजदूर हो गए, जो मजदूर काम करते हैं कि इस बार काम मिला तो ठीक है पैसे आ गए, नहीं मिला तो नहीं आए। तो ये ऐसे परिवारों के लिए है जहाँ पर उसकी आय निश्चित नहीं है। इसमें एक जब मिले तो एक आय ज़्यादा होगी, जैसे 500 की एक आय होगी, फिर दूसरी किस्त जो होती है उसको 200, फिर 100, इस तरीके से, मतलब पहले ज़्यादा फिर उससे कम इस तरीके से इसमें जमा करना होता है। तो ये क्या हो गया, विशेष बंदोबस्ती। अब निश्चित अवधि बंदोबस्ती क्या है, नेक्स्ट क्या है, निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना। निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना क्या है, निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि विशेष बंदोबस्ती योजना और संयुक्त बंदोबस्ती योजना। संयुक्त बंदोबस्ती योजना में हम लोगों ने क्या कहा कि संयुक्त बंदोबस्ती योजना 2 व्यक्ति मिलकर इसको करवाते हैं, 2 लोग मिलकर इसको चलवाते हैं, इसके 2 मालिक होते हैं। क्या होता है कि इसमें दोनों लोग मिलकर इस पैसे को, इस किस्त को जमा करते हैं और अगर किस्त पूरी हो जाती है, जितने साल का ये होता है उतना साल वो लोग पैसे जमा कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को बराबर पैसे मिल जाते हैं। अगर ऐसा हो गया कि बाई चांस किसी एक की मृत्यु हो गई, इस बीमा को वो लोग चला रहे हैं और कर रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, अगर एक किसी की मृत्यु हो गई तो क्या होता है, जो भी पैसे हैं वो दूसरे वाले को पूरा भुगतान कर दिया जाता है। ये क्या हो गया, संयुक्त बंदोबस्ती। और विशेष बंदोबस्ती योजना ये क्या होती है कि जिस परिवार में, कोई ऐसे परिवार के लिए है जिसकी आय अनिश्चित होती है, उसकी आय निश्चित नहीं होती है। कि जैसे हमने बताया कि माली का हो गया कि माली को जब फूल मिले, हाँ उसने बेच लिया, ठीक है,
उसकी आय हो गई, ज़्यादा हो गई। और किसान के हो गए, इस बार फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई तो उसने बेच दिया। कभी बाढ़ आ गया, आंधी आ गई, तूफान, कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई कि जिसकी वजह से फसल की पैदावार नहीं हुई, उस बार उसकी कमाई नहीं हो पाई। तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति के लिए ये क्या है, विशेष बंदोबस्ती योजना होती है कि जब क्या करेंगे कि उसको विशेष बंदोबस्ती योजना में कि इसमें क्या करते हैं, पहले ज़्यादा होती है इसकी किस्त, फिर उससे कम होती है, फिर उससे कम होती है। जैसे पहले 1000 भरेंगे, फिर 500, फिर 200, फिर 300, फिर 200, फिर 100, इस तरीके से इसकी किस्त होती है। पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फिर अब देखेंगे कि निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना क्या होती है। निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना यह क्या होती है कि यह बच्चों की पढ़ाई के लिए, निश्चित अवधि जो होती है ये बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए, इन सब के लिए होती है। रुको, हमें तो निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना क्या होती है कि यह बच्चों के लिए होती है, बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के लिए होती है। कि जैसे हमने सोचा कि बच्चे जो है, मेरे बच्चे होंगे तो हम उसको क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे या उनकी शादी के लिए और उनकी हर चीज़ों के लिए हमने सोच के रखा है। तो ये क्या है कि उसके लिए जब हम लोगों ने पैसे जमा किए तो क्या है कि वो पैसे जब हम एक अवधि तक उसको जमा करेंगे, जितनी अवधि के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं उस अवधि के लिए हम पैसे जमा करेंगे। जब वो समय कंप्लीट हो जाएगा, जब वो समय टाइम पूरा हो जाएगा तो वो पैसे कई किस्तों में, जैसे बच्चे एक मतलब कुछ साल के अंतर पर उस पैसे को पहले थोड़ी सी, फिर थोड़ी रकम, जैसे 8000, फिर 2 साल बाद इतना मतलब थोड़ी और रकम, फिर उसके बाद 2 साल बाद ऐसे करके कई किस्तों में उस पैसे को, उस किस्त को दे दी जाएगी। तो क्या है निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना। एक बार हम देखते हैं फिर से कि यह बच्चों के लिए होती है, बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए होती है, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए होती है। जैसे आप लोग सोचिए कि हाँ, अगर बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएंगे, उनकी शादी के लिए, उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कल को कहीं और भी अदर पैसे खर्च करने हो गए, उसके लिए ये बीमा, ये योजना होती है। इसमें क्या होता है कि हम ये पॉलिसी माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए लेते हैं और जब वो किस्त जमा करते हैं, किस्त के पूरा होने पर वो माता पिता को दे दी जाती है। अगर वो बच्चों को दे दी जाएगी, बच्चों के लिए दे दी जाएगी। अगर बच्चे की मृत्यु हो गई, बाई चांस बच्चे की मृत्यु हो गई, तो वो पॉलिसी जो होती है, वो पैसे जो होते हैं उसका भुगतान माता पिता को कर दिया जाएगा। तो ये क्या है कि निश्चित अवधि बंदोबस्ती। दूसरा क्या है, द्विबंदोबस्ती योजना। क्या है, द्विबंदोबस्ती योजना। द्विबंदोबस्ती योजना, इसमें क्या है कि यह अपंग या दिव्यांग के लिए यह योजना होती है, द्विबंदोबस्ती योजना। इसमें भी एक निश्चित अवधि के लिए पैसे जमा किए जाते हैं और उसके बाद जब पैसे निकाले जाते हैं तो उसका एक निश्चित जो टाइम होता है, जिस टाइम तक लिए जमा करना है, उसके बाद जमा करने के बाद एक समय के बाद वह इसका दुगना करके उसको दे दिया जाता है। जैसे आपको 10 साल के लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं, 10 साल के लिए आप कितने पैसे जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 1,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं। कितना, 1,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। पहली बात ये किसके लिए है, दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग के लिए है, यह दिव्यांग लोगों के लिए है। क्या, द्विबंदोबस्ती योजना। और क्या होता है, 10 साल के लिए आप जमा कर रहे हैं तो इस क्या हो गया, 10,000 रुपये हो गए। लेकिन उसके बाद जब आप इसकी किस्त को निकालेंगे तो ये 10,000 के बजाय आपको 20,000 करके आपको दे दी जाएगी। तो ये क्या हो गया, द्विबंदोबस्ती योजना। अब हम लोगों ने देखा कि बंदोबस्ती योजना कई हो गई, कौन कौन सी हो गई, इसके बारे में देखते हैं। एक आजीवन बीमा के पहले प्रकार देखा हम लोगों ने, आजीवन बीमा योजना क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना, उसके बारे में देखा कि सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संयुक्त बंदोबस्ती योजना, फिर क्या होता है, विशेष बंदोबस्ती योजना, फिर निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना और द्विबंदोबस्ती योजना। इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि शेयर या अंश, शेयर क्या होता है। शेयर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसको अंश भी बोलते हैं। ये क्या होता है, शेयर और अंश, ये क्या है, इसको देते हैं शेयर या अंश, इसको दोनों बोलते हैं, चाहे शेयर बोलिए चाहे अंश बोलिए। इसमें क्या होता है, कोई बिजनेसमैन जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा है और मान लीजिए कि वो बिजनेस शुरू करने में उसको क्या करीब 1 करोड़ का खर्च आएगा। 1 करोड़ जो भी आप समझ लीजिए, जितना भी लगे उतना खर्च आएगा। तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा कि अपना जो है वो करीब मान लीजिए उसके 30,000 रुपये या 30 लाख रुपये अपना जो भी लगाया, कितना, 30 लाख रुपये लगाया। तो शेयर में क्या होता है कि ये बिजनेसमैन के लिए होता है कि बिजनेसमैन जब एक बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर वो अनुमान लगा रहा है कि इसको शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो वो क्या किया कि 30 लाख रुपए वो अपना लगाया। उसके बाद वो इतने से जो भी और बचते हैं, जितने पैसे बचेंगे उन सबको वह एक अंश में, एक शेयर में वो बांट देगा। फिर एक शेयर का दाम वो क्या रखेगा, 1,000 या 10,000 रुपये रखेगा। कितना, 10,000 रुपये। तो जो व्यक्ति इसको खरीदेगा,
एक शेयर को जो व्यक्ति खरीदेगा तो उसको वो लाभ जैसे एक व्यक्ति को हमने खरीद लिया 10,000 रुपये, फिर और किसी ने खरीदा 10,000 रुपये, इस तरीके से सब लोग खरीदते जाएंगे। जब उसको खरीद लेगा और वो अपना उसका कंप्लीट हो जाएगा, उस कंपनी को उसके सारे पैसे कंप्लीट हो जाएंगे, वो अपना बिजनेस शुरू कर देगा। तो जब वो अपना बिजनेस शुरू कर देगा तो इससे क्या होगा कि बिजनेस शुरू करने के बाद अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तब तो ठीक है कि सबके पैसे जब वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसा सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस जो है वो डूब गया, बिजनेस जो है वो शेयर का दाम, अगर बिजनेस नहीं चला, अगर वो कंपनी नहीं चली, तो जो एक शेयर का दाम कितना था, 10,000 था, तो अगर मान लीजिए वो कंपनी नहीं चली तो उस शेयर का दाम घटकर कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। कितना, 8,000 हो जाएगा। तो जब शेयर का दाम घटकर 8,000 हो जाएगा तो क्या होगा कि इस 8,000, तो उससे क्या होगा, घाटा ही तो होगा। तो ये दाम जो है 8,000 के बजाय 4,000 भी घट के हो सकता है, 6,000 भी, 2,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है। अब हम एक बार फिर से समझते हैं कि शेयर या अंश क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी शुरू करने के लिए एक बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, उसके पास उतनी मोटी रकम नहीं है, तो एक कंपनी को शुरू करने के लिए मान लीजिए उसको 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि अपने पैसे कुछ लगा लेगा, उसके पास उतने पैसे नहीं है, फिर उसको शेयर या अंश में बांट देगा। फिर एक शेयर का दाम जो भी होगा वो निर्धारित करेगा, जो व्यक्ति खरीदेगा लेगा तो ठीक है, उससे उसमें फ़ायदा होने की संभावना रहेगी कि अगर वो बिज़नेस, वो कंपनी अच्छी चल गई तो शेयर का दाम तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसको फ़ायदा हो जाएगा, अगर वो कंपनी अच्छी नहीं चली, घाटे में चली गई, तो उस शेयर का दाम घट जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसमें लाभ और हानि दोनों होने की संभावना रहेगी। अब क्या देखेंगे कि ऋण पत्र क्या है कि ऋण पत्र के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है कि इसमें नुकसान नहीं होता है, इसमें ऋण पत्र में नुकसान नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, लाभ ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋण पत्र में देखते हैं कि एक ऋण पत्र खरीदने के बाद, अगर जैसे कंपनी शुरू करने के लिए एक करोड़ रुपए की ज़रूरत थी और वो कंपनी शुरू हो गई, अगर आपने ऋण पत्र खरीदा है, जैसे एक ऋण पत्र खरीदा है 1,000 का, तो चाहे कंपनी घाटे में जाए चाहे वो फ़ायदे में जाए, लेकिन आपने जितने का ऋण पत्र खरीदा है, जितने का ऋण पत्र लिया है, वो आपको उतना पैसा वापस मिलेगा। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, जीवन बीमा क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकृत कब हुआ, इसके बारे में ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब? अगर आपने पूरा क्लास देखा होगा तो इसके पहले हमने बताया है कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जीवन बीमा क्या है, जीवन बीमा के बारे में जाना कि इसके लाभ क्या होते हैं, इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए जीवन बीमा कराने के और इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में देखा कि जीवन बीमा के प्रकार देखे हम लोगों ने। आजीवन बीमा योजना देखा, फिर सीमित बीमा योजना देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बंदोबस्ती योजना देखा, और विशेष बंदोबस्ती योजना देखा, संयुक्त बंदोबस्ती देखा, और उसकी निश्चित अवधि बंदोबस्ती योजना देखी, और अंशदान देखा, शेयर मार्केट या अंशदान देखा, और ऋण पत्र देखा। इस तरीके से हम लोगों ने आज कई पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी इसके आगे क्या है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड पीएफ क्या होता है, और जीपीएफ क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है, इसके बारे में इसमें से एक क्वेश्चन आया भी है। इसके पिछले टीजीटी में एक क्वेश्चन इसमें से आया है।